स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3 के साथ वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए, पार्ट फर्स्ट। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए। We in India pride ourselves on being a democracy. हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। It is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. ये वही तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था तब बताया था कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं। पहला कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जनता की पार्टिसिपेशन, सहभागिता, और दूसरा लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के लिए जनता की सहमति या जनता की भागीदारी। In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and the key feature of the constitution. इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। How? Why should people decide? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? India, as we know, became independent on 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और बहुत ही मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, यानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो जनरल हो, सभी ने मिलकर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था। सभी स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में
हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and didn't agree with many of the decisions that they took. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते, उन्हें क्रिटिसाइज करते, तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. राष्ट्रवादी लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल डाला। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश करने लगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. 1885 में 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यहाँ पर 1885 का जिक्र आया है, तो मैं आपको बता दूं कि 1885, ठीक है, 1885 का जो ईयर है ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आप पढ़ेंगे कि 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में ही A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया। नाउ तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये मांग पेश की कि जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, उसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। Now, the Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while these early legislature under the British government were in response to the growing demands of nationalists. They didn't allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. 1909 में 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं लेजिस्लेटिव राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनाई गई थी, लेकिन इनमें सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। ठीक है, 1909 में कांग्रेस के दबाव के फलस्वरूप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें कुछ हद तक जो लेजिस्लेटिव थी उसमें लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया, इलेक्ट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये जो राइट टू वोट था वो सभी व्यक्ति को या सभी वयस्क व्यक्ति को नहीं दिया गया था। As you read in chapter first,
the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalist that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This didn't mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी. इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा. ठीक है, अगर जनता सरकार को इलेक्ट करती है, सरकार को चुनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार चुन के आ रही है वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है तो वो कुछ भी करेगी. ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर जनता किसी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है तो उस व्यक्ति को जनता की ज़रूरतों का, जनता की मांगों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, जनता की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा. The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of country have the right to vote. स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया. अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों ने जो सपने देखे थे, जो आकांक्षाएं और इच्छाएं व्यक्त की थी, उन सभी आकांक्षाओं और इच्छाओं के फलस्वरूप हमारा संविधान अस्तित्व में आया. हमारे संविधान में उन सभी सपनों और आकांक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया. इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया था. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हमारे देश में 18 साल से 18 ईयर से ऊपर के वे सभी व्यक्ति, ठीक है, 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, सभी को जो है वोट देने का इक्वल राइट है. ठीक है, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार है. ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि. The takeoff point for a democracy is the idea of consent, the desire, approval, and the participation of people. सहमति का विचार ही लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है. यानी जो लोकतंत्र है उसका आधार सहमति है. लोकतंत्र में सहमति के आधार पर ही लॉज का फॉर्मेशन होता है, कानूनों का निर्माण होता है, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी लोगों की सहमति के आधार पर ही चुना जाता है. अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है. इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग. द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी is that the individual
or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। जनरली सहमति यानी आइडिया ऑफ कॉन्सेंट का मतलब है कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और लोगों का पार्टिसिपेशन। मीन्स हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है उसमें जो हमारा लीडर होता है वो लोगों की सहमति से बनता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है और इलेक्शन में लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ये लोकतंत्र का आधार है, इसीलिए जनरली ये माना जाता है कि जो सरकार है वो जनता द्वारा चुन के आ रही है, इसीलिए सरकार और सरकार द्वारा किए गए जो भी कार्य होंगे उसमें जनता की आस्था होगी। ठीक है, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? One way of doing so, as you read, is through elections. जैसा कि आपने पढ़ा है, सरकार को मंजूरी देने का या सहमति देने का एक तरीका है चुनाव या इलेक्शन। People would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people, through their chosen representatives, form the government and also control it. लोग संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए अपने प्रतिनिधियों का, रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से, रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक समूह सरकार का निर्माण करती है या सरकार बनाती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। यह संसद ही सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है या काम करने के लिए रास्ता दिखाती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जनरली जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं पार्लियामेंट में, मैंने लास्ट ईयर बताया हुआ है। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो संसद में 3 चीज़ें आती हैं। पहला प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि संसद के प्रमुख अंग कौन से हैं, ठीक है, मेजर ऑर्गन कौन से हैं, तो संसद के 3 ऑर्गन हैं, 3 अंग हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, इन सभी के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से हायर सीनेट कौन है, तो जो राज्यसभा है वो हायर सीनेट है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा। ठीक है, इसका नाम ही है लोक मतलब जनता यानी पीपल और सभा मतलब लोगों की सभा, जनता की सभा। जनरली जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली
जनता द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और जनता को डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसे वर्क करती है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, या फिर जो है सरकार का गठन कैसा होता है, इन सब प्रश्नों पे हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।